हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 को यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें इसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या है। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर हम चलेंगे कहाँ, इसके सॉल्यूशन की ओर, और समझेंगे कि हमें करना क्या है, किस प्रकार से इसे प्रूव करना है, क्या प्रोसेस है इसको प्रूव करने के लिए, और कैसे इसका स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमें एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर हम बात कहें तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही ये दो संख्याएं आती हैं। कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। जो आपकी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है, इसके अंतर्गत ही आती है क्या आपकी, एक आती है आपकी परिमेय। होने को तो बहुत सारी संख्याएं होती हैं, पर हम यहाँ पे मुख्य रूप से इन्हीं दो बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। एक आपका परिमेय संख्या और वहीं दूसरा है आपका क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिभाषा लिखेंगे नहीं इसका, पर समझेंगे कि बोलता क्या है। तो परिभाषा इसकी जो बोलते हो क्या बोलता है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकें। चलिए भाई लिख देते हैं यहाँ पास कि यदि कोई परिमेय संख्या है तो उसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, P/Q। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये P और Q क्या है। तो हमसे बोला कि ये जो P और Q हैं, जहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं और साथ में ये भी बोला गया है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब यदि कोई परिमेय संख्या है तो वो P/Q के रूप में होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक तो आपको पता है, जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनता है। और Q शून्य नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यदि कोई संख्या लिख दी जाए यहाँ पास क्या, 1/2, तो दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला शून्य नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं क्या, 1/0, तो ये बिल्कुल भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे शून्य है। ठीक है, क्योंकि शून्य पूर्णांक में आ जाता है, आपके धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं में आ जाता है ये संख्या रेखा पे, तो यहाँ पे नीचे शून्य है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या नहीं हुई। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। पहले समझ लेंगे अपरिमेय संख्या होता क्या है, तभी तो हम प्रूव कर पाएंगे कि या बता पाएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में बात बोली गई कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, समझ गए कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो पहचाने कैसे कि ये आपकी अपरिमेय संख्या है। तो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं कि जैसे वर्गमूल के अंदर वे संख्याएं जिनका वर्गमूल ना निकाला जा सके, जैसे आपका वर्गमूल 2, जैसे आपका वर्गमूल 3। वर्गमूल 4 नहीं बोल सकते हम, ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। तो अगर ये इस रूप में आ गया, हम इसको 2/1 लिख देंगे और ये आपका परिमेय संख्या बन जाएगा, क्योंकि P/Q के रूप में है। इसलिए 4 आपका अपरिमेय संख्या के रूप में नहीं आता। लेकिन हाँ, 2 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, दशमलव के बाद कुछ अंकों तक हम निकाल पाते हैं, पर वो क्या इसका सही रूप से वास्तविक मान होगा, नहीं होता। ठीक है, तो वर्गमूल 2 हो गया, वर्गमूल 3 हो गया, ऐसे आपका वर्गमूल 5 और बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो अभाज्य संख्याएं होंगी जो हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा आपका, वो आपका परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पाई, जो पाई होता है, पाई का मान 3.14 लिख करके हम डैश लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो हल होता है दशमलव के रूप में हम दिखला नहीं सकते। तो अब आशा करता हूँ कि आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में क्या अंतर है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हम परिमेय संख्या समझ चुके हैं कि ये परिमेय संख्या होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कहाँ, अपने सवाल की ओर जो हमसे बोला हुआ है। अगर आपको इसे नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, फिर चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। जल्दी से नोट करें इसे, वीडियो पॉज कर लें। चलिए
अब मैं इसे इरेज करता हूँ और चलते हैं हम सॉल्यूशन की ओर। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें दिखलाना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना नहीं, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें कुछ गणितीय कथन दिए हुए हैं, हम उन गणितीय कथनों का उपयोग करते हुए इसे हल करेंगे। और ध्यान रखिए कि ये अध्याय 1 के अंदर जो ये प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये MP बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ठीक है, इन दोनों में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर साल या लगभग कहें करीब करीब हर साल ये क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अगर हमसे बोला है कि सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम अब यहाँ से इसको हल करेंगे और कथन लिखेंगे कैसे करेंगे इसको। ठीक है, हम मान लेंगे क्या कि मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात है, आप एक तरफ बोलते हैं कि सिद्ध करना परिमेय संख्या है और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं क्या, एक परिमेय संख्या। जी हाँ, हम इसका एक विरोधाभास लेते हुए, अपोजिट लेते हुए हम हल करेंगे और अपने इसी कथन को हम यहाँ पे सिद्ध कर देंगे कि हमने जो माना है वो गलत हो गया। अगर हमने माना है परिमेय संख्या, हमने माना है क्या, परिमेय संख्या है, और अगर अंत में सिद्ध करते करते हम ये ना कर पाए सिद्ध कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो अंत में क्या हो जाएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक बार आप स्टेटमेंट देखते जाएंगे, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन और कैसे इसे सॉल्व करना है। तो हमने क्या बोला कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और अभी पढ़े हैं कि परिमेय संख्या जो होती है उसको हम P/Q या पूर्णांकों के इस प्रकार से P/Q, जहाँ पे पूर्णांक है, या फिर A/B, इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। बहुत सारे बुक में कहीं A/B भी मान लेता है, P/Q भी मान लेता है, तो ये एक प्रकार से पूर्णांक है, आप इसे मान सकते हैं। चलिए मैं इसे राइज करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दोबारा क्या, इसलिए हमने मान लिया क्या कि √5 जो है अगर परिमेय संख्या है तो वो एक इस प्रकार के परिमेय संख्या के रूप में होगा, मान लेते हैं हम A/B। चलिए मान लिया हमने। अब A/B एक परिमेय संख्या के रूप में है, और जहां हम मान ले रहे हैं क्या कि यहाँ पे B आपका 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, B 0 के बराबर नहीं, हम जानते हैं। साथ में हम ये मानते हैं कि A और B क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या है, तथा हमने मान लिया क्या कि जहां A तथा B सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य क्या है, सहअभाज्य का मतलब है कि इस A और B के बीच में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको ये स्टेटमेंट अच्छा लगे तो आप ये लिख लें, या फिर आप इसके जहाँ लिख सकते हैं क्या कि जहाँ ये स्टेटमेंट चाहे तो लिख सकते हैं आप, या फिर चाहे तो लिख सकते हैं क्या कि जहाँ A तथा B में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों का मतलब वही, शब्दों में छोटा हो जाता है, शब्दों में बड़ा हो जाता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्लियर हुआ बात ये। चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम इस B को इधर की ओर ले जाएंगे, तो जब ये B इधर जाएगा क्या बन जाएगा आपका, B अंदर वर्गमूल 5 बराबर A, या लिख सकते हैं क्या, A बराबर B वर्गमूल 5। अब हम इनके दोनों पक्षों में क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ऐसा करना ही पड़ता है ताकि हमारा आंसर भी आ सके और हम अपने आप को यहाँ पे प्रूफ कर सकें। ठीक ना, तो यहाँ पे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ बन जाएगा क्या आपका A²। यहाँ पे अगर देखें
तो ये b और ये वर्गमूल 5, इन दोनों में वर्ग होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूँगा, तो ये वर्ग b का भी है तो यहाँ हो जाएगा b का वर्ग और ये वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वर्ग लगा देते हैं। जब भी संख्या के ऊपर वर्गमूल हो और घात वर्ग में हो, यहाँ पे वर्ग लगा है, ये वर्गमूल है, तो ये दोनों एक दूसरे के विरोध में होते हैं, विपरीत होते हैं। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमें यहाँ मिल जाएगा क्या, b स्क्वायर 5। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, वर्गमूल 5 का वर्ग आया क्या आपका 5 और b का b वर्ग हो गया। क्लियर है बात, कोई डाउट नहीं किसी प्रकार का, ठीक ना। ध्यान रखेंगे इस बात को, मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ इसको। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या कि ये a स्क्वायर लिखा है, मतलब एक संख्या है। और यहाँ पे क्या पा रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं इस 5 और b के स्क्वायर के बीच में क्या गुणा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो संख्याएं यहाँ दी गई हैं वो इस a स्क्वायर के क्या है, गुणनखंड है। और अगर ये गुणनखंड है तो मैं कह सकता हूँ कि ये a स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ना 8, और 8 गुणनखंड लिख दें यहाँ पे क्या, 4 गुणे 2, ठीक है, यहाँ लिख दो, सॉरी 6 यहाँ 6 लिख देते हैं। और 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणे 3 है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर इस प्रकार लिखा है तो ये 2 इस 6 को विभाजित कर देगा, ये 3 भी इस 6 को विभाजित कर देगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि a स्क्वायर इस 5 से क्या है, विभाजित है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, a स्क्वायर 5 से विभाजित है। अब यदि कोई सी संख्या का वर्ग किसी से विभाजित होता है तो वो संख्या भी उससे क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, इसलिए a क्या हो गया आपका, 5 से विभाजित है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं क्या, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब आगे बात करते हैं। चूंकि a क्या है, एक पूर्णांक है और ऐसा पूर्णांक है जिसके गुणनखंड में 5 आता है। मतलब जब भी संख्या a का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे हमें 5 उसमें मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और नया चीज़ मान लेते हैं क्या, कि माना a बराबर 5k। अब 5k क्यों, क्योंकि भैया a जो संख्या है उसमें 5 तो आ ही रहा है और भी कोई दूसरे पूर्णांक आ रहे होंगे, इसलिए हमने क्या मान लिया इसको 5k और लिख देंगे जहाँ k क्या है आपका, एक पूर्णांक है। k क्या है आपका, एक पूर्णांक है। अब इस a के मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं क्या, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलिए मान रखते हैं बस। तो a यहाँ पे 5k है, यहाँ पे a स्क्वायर मान रख देते हैं। तो a का मान रखेंगे 5k और इस पे लगा है वर्ग, तो हमने यहाँ पे वर्ग लगा दिया। और यहाँ लिखा है क्या आपका 5b स्क्वायर। अगर हम इनका वो करें, क्या बोलते हैं, वर्ग लगाएं इन पर, तो बन जाएगा आपका ये 5 का वर्ग, ये बन जाएगा k का वर्ग बराबर 5 और यहाँ पे b का वर्ग। ये 5 यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके भाग करेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 का वर्ग k का वर्ग बटे 5 बराबर b का वर्ग। और अगर हम ये 5 से 5 यहाँ काट दें तो हमें मिलता है b का वर्ग बराबर 5k स्क्वायर। ये कुछ इसी प्रकार से यहाँ सेंटेंस बन गया, जैसे a का वर्ग बराबर 5 गुणे b का वर्ग था, तो हमने बोला कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर बराबर 5 इंटू k स्क्वायर। मतलब b स्क्वायर क्या हो गया आपका, 5 से विभाजित है। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, इसलिए b स्क्वायर क्या है आपका, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। अब अगर वर्ग विभाजित है तो उसकी संख्या भी इससे क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे कि b भी क्या है आपका, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ देख पा रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण आपका, इसको मान लेते हैं क्या 3, समीकरण 1 और समीकरण 3। कि समीकरण 1 बोलता है a 5 से विभाजित है और समीकरण 3 बोलता है क्या, b 5 से विभाजित है। और तो अगर हम देखें समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व
3 से, तो चूंकि दोनों 5 से विभाजित हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि A तथा B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। अब देखिए यहाँ से हमारा विरोधाभास शुरू होने वाला है। A तथा B का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है। जबकि यहाँ लिखा गया है कि जहाँ A तथा B में एक के अतिरिक्त दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब बताइए, यहाँ बोल रहे हैं 5 है, यहाँ बोल रहे हैं एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो ये विरोधाभास आ गया हमारे सामने। और ये विरोधाभास किस वजह से आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पे त्रुटिपूर्ण कल्पना की है। क्या? कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि पता है हमें कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। चूंकि हमें सिद्ध करना था, इसलिए हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया। और हमने बोला कि A और B के बीच में कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर यहाँ पे तो मिल रहा है 5, हमें यहाँ क्या मिल रहा है, ये 5। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एक विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमें लिख सकते हैं क्या, परंतु A तथा B में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। तो हमें ये क्या हुआ, ये हमारी एक गलत फहमी हो गई, ये त्रुटिपूर्ण कल्पना हो गई कि हमने एक माना, यहाँ 5 मिल गया है। तो ये दोनों बातें क्या है, या तो ये सही होगा तो ये सही होगा। हम बोल चुके हैं यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ 5 मिल रहा है, मतलब ये क्या हो गई, एक हमारी खुद की त्रुटिपूर्ण कल्पना है। तो हम लिखेंगे यहाँ से स्टेटमेंट कि हमें यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब ये हमारी गलती हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, अतः √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या बोले, √5 को परिमेय संख्या माना, A/B के रूप में दिखाया, बताया A और B में एक का अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड है ही नहीं। जब हल करते गए तो हमें मिला कि A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो जो हमने माना उसके जस्ट उलट हमें उत्तर मिला। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर ली कि √5 क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए सब कुछ गलत हुआ। इसका मतलब है कि जो हमने माना वो गलत था, और इसका मतलब ये हुआ कि √5 क्या है, आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक पहला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपके कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे वर्गमूल 2 को दिखाना होता है कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। इसके अलावा आता है वर्गमूल 3 को कि ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। आपकी बुक में इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसे अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। MP बोर्ड या CBSE बोर्ड के हिसाब से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ज़रूर अभ्यास करेंगे। और यदि कोई डाउट होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके, और हम बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।